देखिए, शुरू में तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है और जैसे ही मैं माइक पे खड़ा हुआ तो उसमें 2 रिएक्शन आए मंच पर। अरे ज़बरदस्ती चले आते हैं सोर्स लगा करके। यहाँ से अपने संघर्ष को विजय में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। फिर अमेरिका से हिलेरी क्लिंटन, जो उस समय बिल क्लिंटन राष्ट्रपति की वाइफ थी और वो सेनेटर भी थी, यानी सांसद वहाँ की, उन्होंने मेरे लिए चिट्ठी लिखी। मैं उसका नाम लेकर के भी अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तो मैं बिल्कुल पशु मानता हूँ और पशुओं में भी निकृष्ट श्रेणी का पशु मानता हूँ, जो कीचड़ में पड़े रहते हैं, नाले में पड़े रहते हैं। देखिए, शुरू में तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी एवरेस्ट पैदा नहीं होता। एवरेस्ट भी कंकड़ 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 बन के तैयार होता है, या ज्वालामुखी कोई निकलती तब भी एक स्पीड के साथ निकलता है, अचानक कुछ प्रकट नहीं होता। तो संघर्ष तो सारे कवियों को करना पड़ता है। शुरू में हमें अनुभव नहीं होता है कि कविता कैसे पढ़ी जाए, शुरू में हमें अनुभव नहीं होता कविता कैसे लिखी जाए, तो हम कच्चा पक्का लिखते रहते हैं और कच्चा पक्का लिख करके फिर जब अपने सीनियर्स को हम दिखाते हैं तो फिर वो हमें क्या कहते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमें परामर्श देते हैं, हमारी कविताओं में सुधार करते हैं। ऐसे धीरे धीरे इसी को संघर्ष है। कोई रोटी खाने का संघर्ष तो था नहीं, ना हम फिल्मों में थे कि हमें रोल पाने का संघर्ष था। हमें अच्छी कविता लिखने का संघर्ष था, जो कि अपने भीतर होता है। उस संघर्ष को मैंने अपने बड़ों के साथ मिल करके, उनसे गाइडेंस ले करके, परामर्श ले करके हमने उस संघर्ष को जीत लिया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा पहला कवि सम्मेलन जिसमें मुझे मंच पर कविता पढ़ने को मिला। एक और पहला कवि सम्मेलन है, वो मैं आपके दूसरे सवाल में बता दूंगा। मेरा पहला कवि सम्मेलन था लखनऊ में ही। एक पुराना मोहल्ला है, वहाँ पर थोड़ी कम चौड़ी सड़क थी, उस पर स्टेज बना हुआ था और उस पर 10-15 कवि बैठे हुए थे, और वो मेरा पहला मंच था जिसमें मुझे मेरे मित्र राजकुमार भंडारी ले गए थे, जो कि मेरे साथ ही पढ़ते थे लखनऊ में। फिर वो उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड चले गए, वहीं अध्यापक रहे, रिटायर होने वाले होंगे अब तो वो हमको लेके गए और मैं खूब तैयारी करके गया, कविता रट के गया खूब अच्छे से। और जैसे ही मैं माइक पे खड़ा हुआ तो मेरे पैर कांपने से लगे और लगा हार्ट अटैक हो जाएगा, और पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा, बड़ी घबराहट होने लगी और ऐसा लगा कि अब हम नहीं सुना पाएंगे, और हम पूरी कविता भूल गए। एक भी, मतलब मुझे पहला शब्द नहीं याद आ रहा था कविता का कि मैंने लिखी क्या है। तो उसमें 2 रिएक्शन आए मंच पर, जो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत बने और आगे बढ़ने के लिए मुझे चुनौती भी बने। 2 किस्म के आए कमेंट। एक तो आया कि अरे ज़बरदस्ती चले आते हैं सोर्स लगा करके और किसी से कह के आ गए होंगे, और देखो ना सुना पा रहे हैं ना याद है। बहुत बुरा लगा, इतना रुलाई सी आई कि पूछो नहीं। फिर मैं बैठने लगा तो 2 कवि थे जो उस मंच पर, उसमें एक सुशील अवस्थी जी थे और एक पंडित वेद मिश्र थे। तो जब मैं बैठा तो उन्होंने हमें ढाढ़स बंधाया कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी पहला मंच। मैंने कहा कि मेरा पहला मंच है, मैं भूल गया। बोले कोई नहीं, ऐसा होता है कि पहले मंच में बड़ी घबराहट होती है, कोई चिंता की बात नहीं, फिर तैयारी करना। तो ये जो 2 मुझे पॉजिटिव मिले, उनसे मेरा हौसला बढ़ा, और वो जो निगेटिव कमेंट आया था उससे मुझे चुनौती मिली। फिर क्षमा करें, वो हमसे बहुत सीनियर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था। आज वही कवि मेरे संचालन में या तो कविता पढ़ते हैं, या वो बहुत कभी कभी दिख गए तो दिख गए वाला है। तो मैंने यहाँ से अपने संघर्ष को विजय में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है। एक्चुअली सफलता एक सतत यात्रा है। सफलता एक पड़ाव नहीं है, सफलता एक मंजिल नहीं है, सफलता एक कदम है। कदम दर कदम आप बढ़ते हैं, उसको कहते हैं सफलता। सफलता की यात्रा। सफल, अब शब्द के अर्थ में जाना पड़ेगा। सफल यानी फल के साथ, यानी परिणाम के साथ, यानी रिजल्ट के साथ, यानी उपलब्धि के साथ जो आप क्रिया करते हैं और वो सब मिलता है तो उसको सफलता कहते हैं। अब जैसे पहले मंच पर मैं असफल हुआ, मैं नहीं सुना पाया। दूसरे मंच पर मैं सफल हुआ, फिर मुझे तीसरा मंच मिला, फिर एक मुझे संचालन मिला, संचालन में फिर वो सफलता होती गई।
फिर धीरे 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 इसी तरह मैं कदम दर कदम जब ऊंचाइयां चढ़ता गया, तो उसको सफलता की यात्रा कहते हैं। सफल तो मैं हूं नहीं, कोई भी व्यक्ति जीवन में 100% सफल नहीं हो सकता है। तो जितना परसेंट मुझे सफल होना है, जितने फल मुझे मिलने वो मुझे मिल रहे हैं। पंक्तियां नहीं, मुझे एक बड़े कवि का व्यवहार बहुत प्रेरणा देता है। सन 2004 में अमेरिका जाना था, तो पद्म भूषण महाकवि गोपाल दास नीरज हमारे कवि कुल के सबसे बड़े, तो उनको आमंत्रित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से, और उनसे कहा गया कि एक हास्य व्यंग्य का कवि आप जो है वो चयनित कर लीजिए। तो उन्होंने मेरा नाम दिया, मेरा नाम हास्य कवि के रूप में दिया। और जब मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया अमेरिका के, तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। अब मैं हताश हो गया। नीरज जी ने अमेरिका वालों से ये कहा, अगर सर्वेश अस्थाना का वीज़ा नहीं बनेगा, वो नहीं आएगा, तो हम भी नहीं आएंगे। हमने उससे वादा किया है। तो एक इतना बड़ा सूर्य कवि, अब कहाँ मैं तो दीपक भी नहीं, आज भी दीपक नहीं, उन्होंने मेरे लिए अमेरिका वालों को मना किया। फिर अमेरिका से हिलेरी क्लिंटन, जो उस समय बिल क्लिंटन राष्ट्रपति की वाइफ थी और वो सेनेटर भी थी, यानी सांसद वहाँ की, उन्होंने मेरे लिए चिट्ठी लिखी, उन्होंने रिकमेंडेशन किया। तो फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा बना। तो किसी की पंक्तियों से ज़्यादा कभी कभी किसी का व्यवहार, किसी का अपनापन, किसी का वात्सल्य, किसी का प्रेम, किसी का आशीर्वाद, किसी का अभिभावकत्व भी आपको प्रेरणा दे देता है। जो नई पीढ़ी है, अब मैं तो पुरानी पीढ़ी में बस घुस ही रहा हूँ, मतलब मैं तो हमेशा अपने को नई पीढ़ी मानता रहा, लेकिन अचानक मैं वरिष्ठ पीढ़ी में पहुँच गया। तो नई पीढ़ी से बस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक मंच पा जाना जो है आपका ध्येय नहीं होना चाहिए। आपको साहित्य जगत में छा जाना आपका ध्येय होना चाहिए। और छाने के लिए अगर आप बादल हैं, तो उसमें पानी होना ज़रूरी है, नहीं तो आप हवा के साथ उड़ जाएंगे। अगर आप पानीदार बादल हैं तो आप छाएंगे, और फिर जब आप बरसात देंगे तो धरती मुस्कुराएगी, फूल खिलेंगे। यानी आपके साहित्य में वो दम होनी चाहिए जो समाज को कुछ दे सके। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बादल को समुद्र से बूंद बूंद पानी लेना पड़ता है, तब वो घन बनता है, तब वो मेघ बनता है, तब वो बरसता है। हमारे जो आजकल जो युवा जनरेशन है, वो बादल तो बनना चाहती है, लेकिन वो समुद्र से जल नहीं लेना चाहती। समुद्र का अर्थ है कि हमारे वरिष्ठ लोग, पुराने लोग, अनुभवी लोग, पुस्तकें, तो उनसे वो लेना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, बड़ों के साथ बैठना नहीं चाहते। तो ये तो करना पड़ेगा भाई, करो इसको। नहीं पहाड़ों पे चला जाऊं या नहीं, देखो ये सबको लगता है। ये कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है, कम से कम हम अपनी जो भारतीय मानसिकता वाले लोगों की बात कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कभी ये न पैदा करे, छोड़ो यार, हटो यहाँ से, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। तो ये आता है मन में, ऐसा नहीं है। जैसे कभी अच्छा लिखना चाह रहे हैं और वो नहीं लिख पा रहा है, पेट में घुमड़ रहा है, लेकिन उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो लगता है यार कहाँ लिखने के चक्कर में पड़ गए, छोड़ो इसे। अब मंच पे जाना चाहते हैं, किसी एक बड़े मंच की तरफ दृष्टि है कि भाई यहाँ हमें भी बुलाया जाए, वहाँ नहीं बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है। ये हालांकि मैं बहुत हल्की बात कह रहा हूँ, लेकिन बस आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए ही कह सकता हूँ कि उस बड़े मंच की तरफ हम देख रहे हैं, हमें नहीं बुलाया जा रहा है, तो अरे छोड़ो यार, क्या रखा है उस मंच में, हटाओ। तो लेकिन मेरे अंदर ये कभी विरक्ति नहीं आई कि मैं सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाऊं, या परिवार त्याग दूं, या समाज छोड़ दूं, या अपने माता पिता को छोड़ दूं, भाई बहन को छोड़ दूं। ये मेरे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी मजबूती और कमज़ोरी दोनों हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ शहर के, तो मुझे शहर की याद आने लगती है, और जब मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे अपने भाइयों से, अपने बहनों से मिलने का मन हर समय किया करता है। तो विरक्ति नहीं आई। और चूंकि कविता की हर विधा में मैंने प्रयत्न किया है, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा कवि या बहुत अच्छा साहित्यकार हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा प्रयत्न करता हूँ। मैंने गज़लों पर भी काम किया है, मैंने गीतों पर भी काम किया है, उसकी किताब है मेरी। मैं व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हूँ, मैंने संचालन भी किया। मेरी ख्वाहिश थी कि दूरदर्शन पे जाऊँ कभी, तो मैं भारत के जितने भी चैनल हैं सब पे मैं कई बार जा चुका। मेरा बहुत मन था कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग लिखूं,
तो मैंने टेलीविज़न और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी लिखी। हालाँकि फ़िल्म के लिए जो लिखा वो किसी की सहायता के लिए लिखा था, लेकिन अपना नाम नहीं आया था उसमें। लेकिन फिर भी मेरी ये सैटिस्फैक्शन है कि फलाँ फ़िल्म में जो हीरो ये बोल रहा है, ये मैंने लिखा है, ये है। नहीं, आध्यात्मिकता को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। वही चीज़ लोकप्रिय होगी जिसकी समाज में कमी हो गई होगी। जब प्याज तभी महँगा होता है जब वो बाज़ार से गायब हो जाता है। तो आध्यात्मिक चिंतन जो है, जो हमें अंदर से बहुत संतुष्टि देता है, वो लोकप्रिय हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमें हमें भीतर से तो थोड़े कष्ट हो रहे हैं, हम भीतर से परेशान हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आध्यात्मिक बातें कोई आध्यात्मिक गुरु ही करेगा। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ आपकी कि उससे जो है आध्यात्मिकता जो है कम हो रही या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी हम तलाश में हैं, वो चाहे हमें बागेश्वर धाम के पास मिले, वो चाहे हमें मुरारी बापू के पास मिले, वो चाहे हमें किसी भी के पास मिले, या वो चाहे मेरे बेटे के पास मिले, तो हम उसकी तलाश में रहते हैं। हम कभी आध्यात्मिकता को ये नहीं कह सकते कि समाप्त हो रही या उसका स्वरूप बिगड़ रहा है। कविता का प्रारूप भाषाई स्तर पर बदलेगा, भाषाई स्तर पर बदलेगा। अगर हम पुराने काव्य सर्जनों से देखना शुरू करें तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी थी, फिर वो धीरे धीरे सरलीकृत होती गई, फिर उसमें विदेशी भाषाओं का सम्मिश्रण हो गया है। अब खास करके अंग्रेजी का बहुत मिश्रण हो गया है। जैसे अब कविताओं में अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं। मैं खुद ही जो है टेंडर नोटिस शब्द अपनी कविता में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है। कविता का उद्देश्य, कविता का नाम भाषा नहीं है, भाषा का नाम भाषा है और कविता का नाम कविता है। कविता में भाव हैं, कविता में भावनाएं हैं, कविता में अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति किसी एक भाषा की गुलाम नहीं होती, भावनाएं किसी एक भाषा की गुलाम नहीं होती हैं, है ना। तो अगर हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुरा नहीं है, बस उन शब्दों का हम सही इस्तेमाल करें। तो जो भविष्य में कविता आएगी वो दो तरह की कविता आएगी। एक तो कोर्स में चलने वाली कविता आएगी और दूसरी पॉपुलर कविता आएगी जो मंचों पर होगी। जो कोर्स में चलने वाली कविता होगी वो इसी प्रकार की क्लिष्ट भाषाओं के साथ होगी, लेकिन सरलीकृत क्लिष्ट होंगे, और जो मंच की भाषा होगी वो मिक्स्ड भाषा होने लगेगी। देखिए, माता पिता संसार के सबसे पवित्र व्यक्ति होते हैं, सबसे पवित्र व्यक्ति होते हैं। और हमारे जो आदि पिता हैं वो शिव हैं और आदि माता जो है वो पार्वती हैं। अब अगर आप अपने माता पिता पर कीचड़ उछालेंगे या आप माता पिता के अंतरंग पलों को सार्वजनिक करेंगे तो आप पाप कर रहे हैं। और पाप का कर्म जो होता है वो स्वीकार्य नहीं है। वो चाहे जो भी देश हो, वहाँ चाहे जो भी संस्कृति हो, उसमें पाप को स्वीकार नहीं किया गया है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया है इनका, कालिदास का। विद्वानों ने कहा है, मैं भी जब पढ़ रहा था तो ये हमारे अध्यापक बताया करते थे कि कालिदास ने कुमार संभव लिखा है और वो पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने जब शिव और पार्वती जी के अंतरंग पलों का वर्णन करने की कोशिश की तो उसी के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वो फिर आगे लिख नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि माता पिता के लिए आपको हमेशा शिष्य भाव, पुत्र भाव रखना पड़ेगा। आप उनकी मर्यादाओं में झांक नहीं सकते, ये गलत है। तो वो जिसने भी किया है वो पापी व्यक्ति होगा, पापी व्यक्ति है अलबत्ता। चंद पैसे कमाने के लिए जो अपने माता पिता के अंतरंग पलों को सार्वजनिक करे तो उससे ज़्यादा धूर्त, उससे ज़्यादा कपटी और उससे ज़्यादा बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं उसका नाम लेकर के भी अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तो मैं बिल्कुल पशु मानता हूँ, और पशुओं में भी निकृष्ट श्रेणी का पशु मानता हूँ, जो कीचड़ में पड़े रहते हैं, नाले में पड़े रहते हैं।